लास्ट टाइम आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिए थे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको आगे बढ़ने से पहले, इसका मतलब नेक्स्ट यूजीसी नेट के प्रिपरेशन करने के पहले आपको ये लेक्चर देखना चाहिए, ताकि आप किस तरीके से अपने आप को एसेस कर पाएंगे और अपने प्रिपरेशन में चेंजेस ला पाएंगे और प्रिपरेशन को अच्छा कर पाएंगे, ताकि आपका इस बार यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो आपके असेसमेंट करने के लिए, इवन आपके सेल्फ असेसमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप आखिरी तक जुड़े रहिए हमारे साथ, हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इम्प्रूव कर लेना चाहिए। एक्शन। हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक। आज का टॉपिक कोई लेक्चर नहीं है, लेकिन आप लोगों को सुनना चाहिए, आप लोगों को जानना चाहिए। मेरा नाम है पतित मुखर्जी और मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूं सोशल वर्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को सरल करता है। हम लोग बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू और यूजीसी नेट सोशल वर्क के पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। और आज का जो लेक्चर है ये, या लेक्चर नहीं कह सकते हैं, ये वीडियो कह सकते हैं। आज का जो वीडियो है ये सिर्फ सोशल वर्क के बच्चों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है और सब लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को एसेस कर पाएंगे, ताकि आने वाले जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और आपका क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बता देना चाहता हूँ। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक एग्जामिनेशन है, बाकी एग्ज़ाम की तरह ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाइफ रुक गई है अगर आपकी ये एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस यही एग्जामिनेशन आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रही है या इसी एग्जामिनेशन के माध्यम में आपका फ्यूचर बनने वाला है। आप एक अच्छा सोशल वर्कर या आपको अच्छा लर्नर बनना है, तभी जाके आप मज़ा ले पाएंगे अपने एजुकेशन को और किसी भी तरीके का एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे आराम से। तो पहले आपको कंसंट्रेट करना चाहिए आपके पढ़ाई के ऊपर, आपके इंटरेस्ट एरिया के ऊपर, और आप क्या करना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, ये सारे चीज़ आपके पास क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, एक बार आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे दिए हैं तो इसका मतलब है आपके पास बहुत सारे संभावनाएं हैं, बहुत सारे आपके पास एडवांटेजेस हैं, क्योंकि आपके पास इस वक्त आपको एसेस करने के लिए बहुत सारे चीज़ है आपके पास। तो इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम कुछ बातें बताएंगे जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगा। तो देखिए, सेल्फ असेसमेंट का अगर हम बात करेंगे, आत्म मूल्यांकन जिसको बोला जाता है हिंदी में, तो अगर हम सेल्फ असेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो देखिए, हमें पहले असेसमेंट करना चाहिए कि हमें एग्जामिनेशन से, लास्ट एग्जामिनेशन जो है वहाँ से हमें क्या समझने को मिला, ठीक है। और वहाँ से हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, बाकी सारे टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं लास्ट एग्जामिनेशन को, तो देखिए, लास्ट एग्जामिनेशन में आपको सबसे पहले जो चीज़ करना चाहिए वो है एक बार सिलेबस को अच्छे तरीके से एनालाइज करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सिलेबस को अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं करते हैं, और आपको भी लग रहा होगा कि आपने सिलेबस को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिया है, लेकिन मैं आपको वादा के साथ बोल सकता हूँ, इस वीडियो के बाद या जो भी बात मैं अभी बोल रहा हूँ, ये सारी बात सुनने के बाद जब आप फिर से अपना सिलेबस को देखेंगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें नया आपके पास उठ के आएगा, ठीक है। तो पहले आपको सिलेबस किस तरीके से समझना है ये आप पहले जान लीजिए। आपको एक सिलेबस को पहले डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद ये एनालाइज करना है कि सिलेबस में कौन से टॉपिक से कितना सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो लास्ट आप एज पर द लास्ट एग्जामिनेशन आपको ये मार्कआउट करना है कि हर एक चैप्टर से लगभग अप्रॉक्सीमेटली, अब सारी चीज़ का रिसोर्सेस अगर नहीं भी मिलता है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली एक चीज़ें मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितना मार्क्स का डिवीज़न आया है। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि जो डिवीज़न ऑफ मार्क्स है, डिविजन्स ऑफ क्वेश्चन है या आस्किंग क्वेश्चन इन द सिलेबस है, ये लगभग सेम होता है हर साल के लिए। तो आपके पास अगर इंफॉर्मेशन रहेगा
कि किस तरीके से सवाल पूछा गया है, कौन से सिलेबस से कितना कौन से टॉपिक से कितना सवाल पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है, तो ये बहुत ही आपके लिए एडवांटेबल है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है और सबसे पहले सिलेबस के वाइज हर एक टॉपिक को जाके मार्क आउट करना है कि कितना कितना सवाल यहाँ से पूछा गया है। ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है, आप सिलेबस से ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके लिए कौन सा टॉपिक आसान है और कौन सा टॉपिक आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, इसमें से क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपके पास ऐसे 2 या 3 टॉपिक ऐसे बचता है जहां से सवाल बहुत आ रहा है लेकिन आपके लिए वो टॉपिक मुश्किल है, तो आपको करना क्या है, आपको फिर उस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्या करना है, ढूंढना है। आपको अच्छे तरीके से उस टॉपिक को पढ़ना है, क्लियर कर लेना है, बिल्कुल पानी बराबर कर लेना है, ताकि उस टॉपिक से आपका डर खत्म हो जाए। आपके पास अभी टाइम है और अभी आप एक एग्ज़ाम से उतरे हुए हैं और नए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपके पास टाइम है। और ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको दिसंबर में ही ख़त्म करना है। अगर आपको लगे कि चलो नवंबर नहीं, जो जून वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, तो क्लियर आप उसी टाइम कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी का जो एग्ज़ाम है बहुत पास है, हो सकता है दिसंबर में हो जाए या जनवरी में हो जाए। ठीक है, जनवरी तक हम लोग आशा रख सकते हैं, दिसंबर में होने का चांसेस थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर इस टाइम में आपको लग रहा है कि ये सारे चीज़ क्लियर हो पाएगा, तो आप ज़रूर कर लीजिए क्लियर, और नहीं तो आप प्रिपरेशन कर लीजिए कि चलो ठीक है, इस बार आपको एज पर द प्रीवियस प्रिपरेशन आप थोड़ा सा आगे चले जाइए कि आपका जून में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे। तो पहले आपके पास ये आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस में कितना पार्ट आपके फेवर में है और कितना पार्ट आपके फेवर में नहीं है। ठीक है, तो ये पहले आपको समझना पड़ेगा। दूसरा है कि जब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है या आप जिस टाइम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे, तो आपके लिए या हर बच्चे के लिए एक प्रॉब्लम होता है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं। जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हो सकता है, असेसमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है, असेसन रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन होता है वैसा क्वेश्चन हो सकता है, या जो टेबल में हम लोग मैच करते हैं इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो सकता है, या सीधा जो सवाल पूछा जा रहा है उस तरीके का सवाल हो सकता है, या 3 ऑप्शन देने के बाद चौथा ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि अबव ऑल। अब किस तरीके का सवाल में आप ज़्यादा फंस रहे हैं ये आइडेंटिफाई कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में किस तरीके का वीकनेस है। और जब भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो आप उस तरीके का क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे तो एंथुजियस होकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि ये मेरा वीक पार्ट है और इसको मेरे को स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाना है। जब आपके पास ये कंडीशन फिट हो जाएगा, जब आपके ब्रेन में ये कंडीशन आप लगा देंगे कि मुझे इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, तो इस प्रॉब्लम को मेरे को सॉल्व करना है, तो आपको डर नहीं लगेगा। आपको क्या लगेगा कि मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने आप को क्रिटिसाइज करने के बाद अपने लिए ही फायदा आता है। ठीक है, कोई और करे उससे पहले हम खुद ही अपना क्रिटिसाइज कर लेंगे अपने बारे में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझ लेना है कि किस तरीके का क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, और जितने बार आपको उस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप उतने बार बहुत ही अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, रिजल्ट जो भी आए और एनालाइज कीजिए किस तरीके से आपको इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि आप जब फोकस हो जाएंगे चीज़ों में तो आपका इम्प्रूवमेंट होना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये आपको 2 चीज़ें मैंने अभी आपको बताया कि आपको करना है। तीसरा क्या करना है, अगर हम लोग बात करते हैं अभी स्टडी पैटर्न के ऊपर, मतलब अभी हम लोगों ने क्वेश्चन के ऊपर बात कर लिया, हम सिलेबस के ऊपर बात कर लिया, अब आपका भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर थोड़ा सा स्टडी पैटर्न के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि स्टडी पैटर्न के लिए कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता है कि आपको 2 घंटा पढ़ना है, आपको 3 घंटा पढ़ना है, आपको 4 घंटा पढ़ना है, या आपको पढ़ते ही रहना है, क्या थोड़ा सा पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो स्टडी पैटर्न के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको सेल्फ असेसमेंट ही करना पड़ेगा कि आपको कितना पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ें मैं आपको
ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़िए, कि आप अपने दिन में आप रूटीन बना लीजिए, ताकि अपने दिन में आप अपने टाइम को इस तरीके से डिवाइड कर पाएँ कि आपको MCQs लगाने का भी टाइम मिल जाए, रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाए, नया टॉपिक पढ़ने का भी टाइम मिल जाए, है ना। इस तरीके का आप बनाइए और नोट्स बनाने में भी टाइम मिल जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ना है, कम पढ़ना है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। वो बेस करता है आपके इंटेलेक्चुअलिटी लेवल के ऊपर, ठीक है, आपके इंटेलेक्चुअलिटी लेवल के ऊपर। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो स्टडी पैटर्न बनाएंगे उसको इस तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा जो सस्टेनेबल हो। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली जब स्टडी पैटर्न बनाते हैं, जब हम लोग अपना रूटीन बनाते हैं, डेली रूटीन बनाते हैं, तो क्या होता है, शुरू में हम लोग एंथुजियस होकर ज़्यादा पढ़ लेते हैं, या इस तरीके से हम लोग बनाते हैं कि वो 4-5 दिन, 1 हफ्ता के बाद हम खुद ही उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो आपको स्टडी पैटर्न इसी तरीके से बनाना है कि आप उसको कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है। जब हम लोग कंटिन्यू कर पाते हैं तो उस चीज़ का रिजल्ट हमें ज़्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है। ये होता है, लेकिन आवर्स के वाइज इसको आप मत सोचिए। अब हम बात करते हैं कि गाइड के ऊपर। आज के दिन में सभी लोग गाइड ले रखे हैं, आप लोग भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे किसी ना किसी टीचर के अंडर में, गाइडेंस के अंदर में आपने प्रिपरेशन किया। अब सवाल आता है कि सर मैं एक सेशन हो गया, किसी एक सर के साथ मैंने गाइड लिया, तो मुझे नेक्स्ट सेशन में क्या दूसरा गाइड लेना चाहिए, या मुझे गाइड नहीं लेना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए, ग्रुप स्टडी करना चाहिए, या गाइड लेना चाहिए। तो देखिए, बात यह है कि गाइड लेना या नहीं लेना इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तब पड़ता है कि आप गाइड से कितना ले पा रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन कितना उनसे एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, आप कितना उनसे रिलेट कर पा रहे हैं, है ना। हम हर एक इंसान का जो कॉग्निटिव सेंस होता है या स्केल होता है वो अलग अलग होता है, मतलब हमारे समझने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल हो, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट के लिए अच्छा हो, और कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल डम बच्चे को भी समझा देते हैं। तो आपको अपना सोचना है कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ, और मेरा कनेक्टिविटी उस टीचर से बैठ रहा है कि नहीं। ऐसा हो भी सकता है कि आपने जिस टीचर को चूज़ किया है उस टीचर के पास से आपने पढ़ने के बाद आपके पास बहुत सारे चीज़ क्लियर नहीं हो पाया, या आप उनके साथ क्या बोलते हैं उसको, एंटरटेनिंग नहीं हो पा रहा है। आप उनका जो टीचिंग प्रणाली है, जो प्रशिक्षण प्रणाली है, वो आपके लिए एंटरटेनिंग नहीं हो रहा है। हो सकता है कि उनका जो पढ़ाने का तरीका हो वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इस मामले में आप अलग कोई ट्यूटर ले सकते हैं, कोई टीचर गाइड ले सकते हैं, सीनियर टीचर ले सकते हैं, लेकिन आपको यही सोचना है कि उनका पहले थोड़ा बहुत क्लासेस आपको देख लेना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए कि ये कनेक्टिविटी मेरे साथ बैठ रहा है कि नहीं, मेरा जो लेवल है उसको मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ, टीचर को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो आपके गाइड हैं वो आपको टाइम दे रहे हैं, आपके साथ डेडिकेटेडली आपके प्रिपरेशन में साथ दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल उनके साथ जोड़ के रखना है अपने आप को। और अगर आपको नया लग रहा है कि चलो नया लेना चाहिए, तो मैं जिस तरीके का क्राइटेरिया आपको बताया वो क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको यह चीज़ आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप हमारे बारे में पूछेंगे तो हम थोड़ा सा बता देते हैं कि हमारे एक नया कोर्सेस लॉन्च हुआ है जिसको बोला जा रहा है UGC नेट JRF सोशल वर्क चैम्पियन 2025। तो ये कोर्स हम लोग 1 नवंबर से लॉन्च कर रहे हैं और ये कोर्स चलेगा हमारा जून तक, ठीक है। जून के जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हमारी ये कोर्स चलेगा। तो ये 1 सीज़न नहीं है और हमारे पास क्रैश कोर्स बिल्कुल नहीं है। आप लोग प्लीज़ क्रैश कोर्स के लिए मैसेज या फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। हमें लगता है कि जो भी टॉपिक पढ़ाना है वो अच्छे तरीके से टॉपिक को क्लियर करना चाहिए। तो इसीलिए हमें एटलीस्ट 6 मंथ मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि सारे क्लासेस में मैं ही रहता हूँ, मैं कोई और टीचर या कोई और गाइड का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। ओवरऑल कोर्सेस मैं
कंप्लीट करवाता हूँ। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि हमारे इस कोर्स में आपको जुड़ना चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं। अब फीस के बारे में आपको बता देता हूँ। फीस 3500 है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए एक ऑफर चल रहा है, एक प्रोमो कोड आप लोगों के पास है जो है दिवाली, DIWALI कैपिटल में आपको लिखना है, और ये प्रोमो कोड आप अप्लाई करते ही 500 आपके पास कम हो जाएगा। आपका जो फाइनल प्राइस आएगा या फाइनल कोर्स फी आएगा वो है 2999। और हम लोगों ने ये कोर्स को डिज़ाइन इसीलिए किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर लाभ उठा पाए, कोर्स में ज्वाइन कर पाए, और हम लोगों को भी आप मौका दे पाए कि हम आपको पढ़ा पाएँ। ठीक है, तो ये बात है। कोर्स में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, हर एक टॉपिक का डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर मिलेगा। जिस तरीके से आप हमारे पास पढ़ाई करते हैं आपको पता है, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। मैं दोनों लैंग्वेज को पढ़ाता हूँ, मतलब यूज़ कर लेता हूँ। नॉर्मली मैं हिंदी बोलता हूँ, टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में रहता है, लेकिन अभी का जो कोर्सेस है उसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है। MCQs आपके पास हो जाएगा, और लाइव क्लासेस आपके पास बिल्कुल रहेगा, क्योंकि लाइव क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर कर दिया जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान। तो ये है हमारे UGC नेट के चैम्पियन कोर्स, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रोमो कोड आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। दिवाली 10 तारीख तक ये प्रोमो कोड अवेलेबल है, उसके बाद आपको प्रोमो कोड ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि एडॉप्टेबिलिटी और स्टडी पैटर्न के ऊपर, तो हाँ जी, आपको गाइड के अकॉर्डिंग जो मैंने बात किया वो चीज़ आपको फॉलो कर लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक या स्टडी मटेरियल को चेंजेस के बारे में, तो वो भी आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप किस तरीके से उस चीज़ को देखते हैं। आपको अगर लगता है कि हाँ मुझे और नया चीज़ें मुझे करना चाहिए, या मेरे पास इतना टाइम है, वक्त है कि मैं नया चीज़ को अडॉप्ट कर पाऊँ, तो फिर आप बुक को, स्टडी मटेरियल को आप चेंज कीजिए। अदरवाइज आप ना ही चेंज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रिवीजन में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोगों ने बात किया स्टडी पैटर्न के ऊपर। और अभी जो हम लोग बात करेंगे वो है MCQs के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, और हाँ, ये सेल्फ असेसमेंट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है हम लोगों को, कि हमें पता चलता है एक्चुअली कि हम एक्चुअली में कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम लोग सही से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, आपके पास जो भी MCQs है आप उसको ब्लाइंडली टिक मार्क करते मत जाइए। जब भी आप MCQs को अटेंड कीजिएगा तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। या तो आप एक घड़ी लेके बैठ जाइए जिसमें आपको पता चल रहा है कि मैं कब शुरू कर रहा हूँ और कब ख़त्म कर रहा हूँ, और उसी तरीके से आप MCQs को कीजिए। या तो आप, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो आप ऐसे कहीं पर आप MCQs को अटेंड कीजिए जहाँ पर टाइमिंग का मॉनिटरिंग आपके पास होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने जो कोर्सेस लॉन्च किया है, उस कोर्स में आपको दिख जाएगा कि एक जगह पे आपको टाइमिंग चलता हुआ दिख जाएगा, और आप MCQs जिस तरीके से एग्जामिनेशन में आप लगाते हैं वही एक्सपीरियंस हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई किसी भी तरीके का फियर या एंग्जाइटी आपके पास काम ना करे। आप उसी सेम एक्सपीरियंस को वहाँ पर अप्लाई कर पाएँ, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन है या टाइम मैनेजमेंट सेंस है वो आपका ज़्यादा डेवलप हो जाए। तो अगर आप अपने हिसाब से भी करते हैं तो आपके पास एक घड़ी होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आप अपना टाइम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से आप देख पाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस जो करना है वो दोनों तरीके से आपको करना है। एक है आपको टॉपिक वाइज भी आपको कंप्लीट करना है, और दूसरा है आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि नोट्स मेकिंग के लिए। तो नोट्स मेकिंग हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है। नोट्स हम लोग वही करते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरे लिए जो नोट्स है वो आपके लिए हो सकता है नोट्स नहीं है ना। अगर मेरे लिए लग रहा है कि मेरे को पढ़ने के बाद, कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद मुझे नोट्स करना चाहिए, तो मैं वो नोट करता हूँ, तो मेरे लिए स्टडी नोट हो गया। लेकिन वो आपके लिए भी इतना ही इम्पॉर्टेंट होगा, वो उसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए नोट्स आपको हर वक्त अपने हिसाब से बनाना चाहिए। आप किसी गाइड के अंदर भी काम करेंगे, आप किसी गाइड के अंदर भी आप पढ़ाई करेंगे, तब भी आपको नोट्स अपने हिसाब से बनाना चाहिए। गाइड जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी बात है, वहाँ से पढ़ लीजिए। कंप्रेस नोट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी नोट्स को ज़रूर बनाइए, ताकि आपके जो सेंस है वो ज़्यादा डेवलप होगा। और साथ ही साथ नोट्स बनाते बनाते हमें बहुत ज़्यादा
हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, ठीक है ना। पढ़ के इतना स्टोर नहीं होता है, जब हम बनाते हैं नोट्स को खुद तो उसमें ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा दिन टिकती है, ठीक है। तो इसीलिए नोट्स खुद बनाना चाहिए आपको। अगर जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, और एक चीज़ें आप लोग कर सकते हैं वो है कि आप अपने घर में नोट्स को लगा भी सकते हैं और विजुअल की तरह लगाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे दिखने में, ताकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको बोर ना लगे बार बार। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैंने पहली बार यूजीसी नेट का अटैम्प्ट किया था तो मैं दिल्ली में था, उस टाइम मैं जॉब करता था, तो मैं खाना खुद बनाता था, ठीक है। तो एक बड़ा टाइम मेरा किचन में चला जाता था, ठीक है। तो मैं किचन में खाना बनाता था, तो रोटी बनाता था। उस जगह पे मैंने अपना बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो भी आर्टिकल्स हमारे सोशल वर्क में इंपॉर्टेंट होता है वो सारे आर्टिकल के बारे में मैं लिख के रखा था। तो जितने बार मैं रोटी बना रहा हूँ उतने बार मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके का एडवांटेज मिलता है, और वो चीज़ आप भूलेंगे फिर आ जाएगा, भूलेंगे आप फिर पढ़ लेंगे तो आपको मगअप हो जाएगा। तो ये सारी जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो चीज़ आप अपने काम के जगह पे लगा सकते हैं। इवन मैं अपने जो वर्क प्लेस होता था वहाँ पर भी लगा देता था। कभी कभी मुझे अपने सीनियर से डांट भी खाना होता था, लेकिन मैं कर लेता था एडजस्ट। तो इस तरीके से अगर आप लोग वर्किंग है तो आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ऑफिस को थोड़ा सा अवॉइड ही करिए, मेरे जैसा पागल मत बनिए। घर में आप कर सकते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, जहाँ आप आना जाना आपका ज़्यादा है, जिस जगह पे आपका ज़्यादा नोटिस होता है, आपका आई कांटेक्ट जहाँ पर होता है, उस जगह पे आप अपने नोट्स को क्रिएटिव वे में लिख के रख सकते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट करे चीज़ें और आपको वो चीज़ याद हो जाए। हाँ, बहुत छोटा मत लिखिएगा कि आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा साइज रखिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसान हो पाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना चाहिए। और मैं लास्ट आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा ज़रूर कि ये जो पूरा भागा दौड़ी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो भी पूरा भागा दौड़ी है, इसके बीच में आपको अपने लिए टाइम जरूर लगाना चाहिए। आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप अपने ऊपर भी काम कर पाएँ। इसका मतलब आप अगर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका जो फेवरेट टीवी शो है वो आप नहीं देखेंगे, या आपको जो गेम्स पसंद आता है वो आप नहीं खेलेंगे, या अगर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका इंटरेस्ट है तो वो आप नहीं करेंगे, या आपको एक्सरसाइज करने का मन होता है तो आप एक्सरसाइज मन नहीं करेंगे। मैं तो कहूँगा कि आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा बहुत टाइम भी आप निकाल के रखिए। एक्सरसाइज करने के बाद जब आप पढ़ाई करते हैं तो वो चीज़ मुझे नहीं पता इसका साइंस क्या है, लेकिन वो याद ज़्यादा रहता है। मेरे लिए बहुत फ़ायदा रहा एक टाइम पे, तो मैं अभी भी एक छोटा सा टाइम भी निकाल के रख लेता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, और ये आपके काम में, आपके एजुकेशन में हर एक जगह पे काम आता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सेल्फ केयर टाइम। वो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। ज़्यादातर आप चीज़ें ये सारे मैंने कवर कर ही लिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने लास्ट बार एग्जामिनेशन के टाइम कोई भी किसी भी तरीके का चैलेंजेस आपने फेस किया है, लेट से पहुँचना, नींद से जागना, रात में नींद नहीं आया था, इस तरीके का इशू, कोई भी इशूज़ आपके पास आया होगा, तो आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम इस तरीके का प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ना आए। उसका बिल्कुल ही एग्ज़ाम के पहले आप उस तरीके का प्रॉब्लम के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाएंगे, ताकि ऐसा रिपीटेडली प्रॉब्लम ना आए। वो नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि आपको याद दिला देना, तो इसीलिए मैंने आपको याद दिला दिया कि इस तरीके का चीज़ें अगर आपके लाइफ में आता है तो आप उसके लिए ज़रूर पहले से प्रिपेयर अपने आप को बना के रखिएगा। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें अभी बात कर लिया, और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत सारा चीज़ें नया भी होगा और हेल्पफुल भी होगा, है ना। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से नया लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या ये बता सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया उसमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आपको अगर थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा हो ये वीडियो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, एक लाइक आप ज़रूर दे के रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लेके आते हैं नए नए वीडियोज़, एक्साइटिंग वीडियो, ताकि आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन और अच्छा हो पाए। तो आप बिल्कुल एक लाइक और कमेंट करके रखिएगा। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल या अपने दोस्त मित्र को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, और हम लोग सोशल वर्कर हैं, अपना भी ख्याल रखते हैं और दूसरा के भी ख्याल रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हम फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ
एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के लिए। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए स्टडी सोशल वर्क के दूसरे वीडियोज़ और सीखते रहिए सोशल वर्क। जय हिंद, जय भारत।